हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रज्ञा और आज का जो ये लेक्चर है, ये जो स्लाइड है वो होगा एनिमल टिश्यू में। इससे पहले मैंने प्लांट टिश्यू पढ़ाया था। एनिमल टिश्यू मैं अलग से पढ़ा रही हूँ, प्लांट टिश्यू अलग से, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग वन शॉट वीडियो इसका बनाया है। तो अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। तो जैसे प्लांट टिश्यू परमानेंट में डिवाइडेड थे, परमानेंट मेरिस्मेटिक में डिवाइडेड थे, फिर परमानेंट जो था वो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड था, वैसे ही सेम एनिमल टिश्यू भी है, वो भी डिवाइडेड है इनटू 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, पहला एनिमल टिश्यू का पहला टिश्यू जो है उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड उसके बाद है नर्वस टिश्यू। तो मतलब बेसिकली एक एनिमल का जो टिश्यू है, एक एनिमल टिश्यू जो है वो 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, फिर है मस्कुलर, फिर है नर्वस। ठीक है, सो एपिथेलियल डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड द फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू जो है डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड द फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू पहला टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो बॉडी के आउटर लेयर में पाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पाया जा रहा है? बॉडी के आउटर लेयर में। तो वो फर्दर डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड फंक्शन इनटू स्क्यूमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड। ठीक है, ये दो बार लिखा गया है सिलिएटेड, सो इग्नोर दिस। ठीक है, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड। ठीक है, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, और एक इसमें होगा कॉल्यूमिनार। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉल्यूमिनार। ठीक है, कॉल्यूमिनार। उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो 2 ऑर्गन को या बोन को, ठीक है, कनेक्ट करता हो। ठीक है, ऐसा टिश्यू जो 2 ऑर्गन को या बोन को कनेक्ट करता हो बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। फिर है मस्कुलर टिश्यू, वैसे टिश्यू जो मूवमेंट में काम करे। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जो आपके मूवमेंट में काम करे, मूवमेंट करवाए आपके बॉडी को, वैसे टिश्यूज हम बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट नर्वस टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जो हमारे नर्व्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि वो सारा सेंसेस, स्टिमुली, आपको कब क्या करना है, ठीक है, सारा सेंसेस के बारे में कौन बताता है? ये नर्वस सिस्टम बताता है। तो नर्वस सिस्टम में होने वाले जितने भी टिश्यूज हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यू बोलेंगे। मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जो है फर्दर डिवाइडेड है एरोला टिश्यू में, एडिपोस, बोन, टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और ब्लड। इन सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बट अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आप क्या लिखोगे? एरोला, एडिपोस, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज। एरोला टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो एपिथेलियम के ठीक नीचे वाले लेयर में पाया जाता है। फिर एडिपोस टिश्यू जो है आपके बॉडी में जो फैट जमा हो जाता है, ठीक है, उसको भी स्टोर करने के लिए एक टिश्यू बना हुआ है जिसका नाम है एडिपोस टिश्यू। बोन आपको पता ही है, बोन। ठीक है, टेंडन्स ऐसे टिश्यूज है जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। फिर है लिगामेंट जो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। फिर है कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब बोन का सॉफ्ट वर्जन। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपके ईयर में। एक बार आप टच करके देखोगे तो ये ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, बेंड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे बेंड नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसे बेंड करोगे तो बेंड हो जाएगा। टिप ऑफ द नोज में, ठीक है, टिप ऑफ द नोज में भी बेंडिंग है। ठीक है, तो वो सब कार्टिलेज टिश्यू का बना हुआ है। एंड ब्लड तो आपको पता ही है। ठीक है, ब्लड पूरे बॉडी में रिवॉल्व होता है। ब्लड का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो स्टेटिएटेड भी हो सकता है, अनस्टेटिएटेड भी हो सकता है, कार्डियक होता है। स्टेटिएटेड का मतलब नॉट डिवाइडेड। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड। स्टेटिएटेड का मतलब होता है डिवाइडेड, मतलब कोई एक इस तरीके से डिवीजन करवा रहा हो,
मसल्स जो है डिवाइड करवा रहा हो तो वो होगा स्ट्रेटिएटेड, ठीक है। अनस्ट्रेटिएटेड मतलब स्मूथ मसल, एक टिश्यू देखने को मिलेगा इस तरीके से। और कार्डियक मतलब जितने भी हार्ट में पाए जाने वाले टिश्यूज है उनको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक बोलेंगे। नर्वस मैंने बताया हुआ है मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट द इम्पल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे टिश्यूज जो कि आपका इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरीपेरी, फ्रॉम पेरीपेरी, पेरीपेरी पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर पार्ट, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबको जानता है, ब्रेन। तो यहाँ पे जितना भी कंडक्शन हो रहा है, स्टिमुली का कंडक्शन हो रहा है कि मेरे को क्या करना है, कोई आपको थप्पड़ मारा, पिंच हुआ, अपने आप को एहसास दिलाना, सारी चीज़ें कहाँ से होती है, नर्वस टिश्यू से होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा इन थोड़ा सा मतलब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको हम एनसीईआरटी का लाइन जो है उसको हमें पढ़ना है। प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वोलाई और किडनी, रिगार्डलेस ऑफ टाइप, ऑल एपिथेलियम यूजुअली सेपरेट फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारा टिश्यूज जो है, ठीक है, हमारा जो एपिथेलियम होता है, ये हमारा एपिथेलियम है, उसके अंदर सारा टिश्यूज रहता है, ठीक है। और उनके एपिथेलियम और टिश्यू के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस जो है, अंडरलाइंग स्पेस रहता है, जिनसे ये दोनों सेपरेटेड रहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। एपिथेलियम जो आउटर टिश्यू होता है वो क्या क्या लाइन करता है, माउथ को, ब्लड वेसल्स को, लंग्स ऑफ एल्वोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होता है, व्हाट आर किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी जो होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जब किडनी में यूरिन का रीऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, तो बहुत सारे टिब्यूल्स की वजह से होता है। वो कौन कौन सा टिब्यूल्स है वो आपको इतने डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कि एक होता है पीसीटी, डीसीटी, तो इन सारे टिब्यूल्स का आउटर लाइनिंग में भी एपिथेलियम जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहता है। माउथ के आउटर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। और कहाँ प्रेजेंट रहता है, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, हमारा जो ये लंग्स है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होके यहाँ पे छोटे छोटे एल्वोलाई रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब क्या, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस एल्वोलाई होता है। तो इसके आउटर लेयर में भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब क्या है, एपिडर्मिस है हमारा, ठीक है। देख लो मैंने जो अभी बताया, ये वाला जो चीज़ मैंने अभी बताया इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी ड्रॉ कराया हुआ है। ये हमारा आउटर लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे रहता है सारा एपिथेलियल टिश्यूज। आया बात समझ में, पहले एपिडर्मिस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके नीचे सारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कितने टाइप का है, वो है तुम्हारा स्क्यूमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। हम क्या बोले थे, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप का, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनार। स्क्यूमस मतलब स्क्वीज, ठीक है, जो नाम है उसी में आंसर है। स्क्यूमस मतलब क्यूब। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड का मतलब समझते हो, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयरिंग किया हुआ, ब्रांचिंग किया हुआ, ठीक है। अगर कोई ऐसा एपिथेलियम है जो स्ट्रेटिफाइड है मतलब उसमें ब्रांचिंग किया हुआ है, उसका जो लेयर है वो ब्रांच्ड है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग किया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम भी स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब स्क्यूमस एपिथेलियम में भी ऐसे एपिथेलियम हैं जो कि ब्रांचिंग किए हुए हैं। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, ठीक है, कोई भी एपिथेलियम जो इस तरीके से क्यूब लाइक देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। कॉल्यूमिनार मतलब कॉलम, बड़ा बड़ा कॉलम, इस तरीके से अगर कॉलम बना हुआ है तो इस तरीके को हम क्या सा एपिथेलियम बोलेंगे, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। मेरा बोलने का मतलब है जो स्क्यूमस एपिथेलियम है वो बेसिकली इस तरीके से दिखता है, या फिर एक पाइवोट इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर याद करो आप लोग, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। हाँ, स्क्यूमस एपिथेलियम जो है वो बेसिकली किस तरीके का दिखता है, वो दिखता है इस तरीके का, ठीक है। पाइवोट स्ट्रक्चर, पाइवोट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग इसको, अभी इसमें आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा,
लेकिन इसको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है वो इस तरीके से क्यूब लाइक देखने को मिलता है। जहाँ तक कॉलम्नार का बात है तो वो इस तरीके से कॉलम टाइप देखने को मिलता है। अगर कॉलम्नार एपिथेलियम में ही इस तरीके से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलम्नार एपिथेलियम। सिलिएटेड मतलब सीलिया। सीलिया आपने पढ़ा होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म के पास सीलिया रहता है, ठीक है, अंदर में अगर सीलिया इस तरीके से निकला हुआ है तो वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर से इस तरीके से जा रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो सीलिया करता है। तो कोई भी ऐसा एपिथेलियम जिसमें इस तरीके से निकला हुआ है तो उसको हम लोग फटाक से क्या बोलेंगे, सिलिएटेड, चाहे वो कोई भी एपिथेलियम हो। तो बेसिकली स्क्वेमस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड और स्क्यूमस में डिवाइडेड है। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलम्नार एपिथेलियम भी होता है, और अगर कॉलम्नार एपिथेलियम के ऊपर इस तरीके से सीलिया देखने को मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलम्नार एपिथेलियम। उसके बाद है सॉरी उसके बाद है स्क्यूमस एपिथेलियम। सबसे पहला एपिथेलियम के बारे में अगर हम लोग तो डिटेल में पढ़ते हैं तो पहला है स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम क्या होता है, मैंने क्या बोला, पहला तो पाइवट स्ट्रक्चर टाइप का होता है। सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, देखो, ठीक है। स्क्यूमस एपिथेलियम जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। पाइवट स्ट्रक्चर रहता है, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैट लाइक देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। ये क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वही सब्सटेंस ट्रांसफर हो पाएगा जिसका रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये मेरा ये एक ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन के आउटर लेयरिंग में जो है ये स्क्यूमस एपिथेलियम है, ठीक है, स्क्यूमस एपिथेलियम है। तो ये स्क्यूमस एपिथेलियम जो है इस ऑर्गन तक उसी सब्सटेंस को आने के लिए देगा जिसका इस ऑर्गन को रिक्वायरमेंट है, इसीलिए क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है तो पाया जाता है सेल्स लाइनिंग टू द ब्लड वेसल्स। ऑब्वियस बात है, ब्लड वेसल्स, ब्लड में तुम कोई भी चीज थोड़ी इनपुट करवा दोगे, जो चीज ब्लड को रिक्वायरमेंट है वही चीज तुम रखोगे, तो लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। फिर कहाँ पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ द एल्वेलाई। एल्वेलाई कहाँ है, अगेन मैंने बताया एल्वेलाई कहाँ होता है हमारा, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं बताया गया है, बट मैं बता रही हूँ। लंग्स है ये हमारा, ठीक है, लंग्स के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे एल्वेलाई, ये क्या करता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज करवाता है। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वो लेते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ एल्वेलाई, एक्सचेंज वहीं से होता है। तो इस एल्वेलाई के आउटर लेयर में भी क्या प्रेजेंट रहता है, दिस स्क्यूमस एपिथेलियम। और कहाँ पे जाता है, एसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस में एंड लाइनिंग ऑफ माउथ में भी क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा एपिथेलियम, स्क्यूमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एपिथेलियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं पहला, मैंने क्या बोला, स्क्यूमस एपिथेलियम जो है वो डिवाइडेड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम में, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड का मतलब हम क्या बताए थे, स्ट्रेटिफाइड का मतलब, स्ट्रेटिफाइड का मतलब बताए थे कि ये ब्रांच होगा, ठीक है, इसके अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम बनाए हैं, ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन इधर अंदर हम लोग को ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है इस चैप्टर में जो आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब सिलिएटेड का मतलब याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे आप समझ पाओगे कि इस एपिथेलियम का क्या रोल हो सकता है। हर बार रटना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रांच है, देयरफॉर स्किन इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम। स्किन इज आल्सो मेड ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम इसलिए क्योंकि स्क्यूमस एपिथेलियम कर क्या रहा है, आउटर लाइनिंग का काम कर रहा है। स्क्यूमस एपिथेलियम का क्या काम है, आउटर लाइनिंग का काम है। सो स्किन एपिथेलियम दैट प्रोटेक्ट्स द वियर एंड टियर इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कोई भी ऐसा एपिथेलियम जो कि वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट करता हो, स्किन का वियर एंड टियर, बहुत सारा हीट, मॉइस्चर,
सब आपका स्किन जो है, कभी जब ठंडा में आपका स्किन आपका जो स्किन है वो ठंडा अडेप्ट करता है, गर्मी में गर्मी अडेप्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करने का जो पावर है वो इस एपिथेलियम के थ्रू आता है। उसके बाद है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार मतलब मैंने क्या बोला था, इस तरीके से कॉलम लाइन है ना, ये हुआ कॉलमनार एपिथेलियम। ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अब तो मैंने आउटर के बारे में पढ़ाई कर ली, आउटर लाइनिंग कौन देख रहा था, स्क्यूमस एपिथेलियम देख रहा था। अब हम लोग इंटरनल जाते हैं, अब हम लोग ऑर्गन के पास जाते हैं, ठीक है। ऑर्गन के पास जब हम लोग जाएंगे तो इंटेस्टाइन में जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, मान लो ये हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है उसका काम कौन कर रहा है, कॉलमनार एपिथेलियम का कर रहा है। क्यों, कॉलमनार एपिथेलियम क्या करता है इंटेस्टाइन में, ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रीशन। जो भी फूड आप खाते हो, ठीक है, वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो ऑब्जर्व होता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, वो न्यूट्रिशन मटेरियल्स को सिक्रीट करता है। जैसे ही न्यूट्रिशन मटेरियल सिक्रीट होता है हमारे बॉडी में, उससे हमें क्या आता है, एनर्जी आता है। तो वो ऑब्जर्प्शन और सिक्रीशन जो है वो कौन सा एपिथेलियम कर पा रहा है, वो कॉलमनार एपिथेलियम कर पा रहा है, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वही चीज मैंने क्या बोला, इसी कॉलमनार एपिथेलियम में अगर इस तरीके से सीलिया देखने को मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो वही इन सिलेटेड कॉलमनार, अब मैंने बोला था कि अगर सीलिया होगा तो वो क्या कराएगा, वो ट्रांसपोर्ट का काम करवाएगा, ठीक है। सिलेटेड का मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करवाएगा वो। तो अब ये कहाँ प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है हमारे, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा थोड़ी कि कोई फॉरेन मटेरियल्स गंदा हमारे सांस में नहीं जाता है, वो तो जाता ही है, ऑब्वियस बात है वो जाता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, कि उसको हटा देना छांट के, ठीक है, म्यूकस के थ्रू, उसका वो कौन करता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। और कौन करता है, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। एक और जगह पाया जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, बट मैं बता रही हूँ कि फेलोपियन ट्यूब में जब प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, जब इस तरीके से प्रेगनेंसी होता है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे जब एग आता है, ठीक है, तो एग मूवमेंट करके यहाँ तक आता है और यहाँ पे फ्यूजन होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है एग का फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ पे एक सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, जैसे कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। इस सीलिया के थ्रू एग का मूवमेंट होता है। तो कहीं भी हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में अगर मूवमेंट हो रहा है चीज़ों का, ठीक है, तो वो म्यूकस के थ्रू होगा, और वो कौन सा एपिथेलियम कराएगा, वो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम करवाएगा। दो एग्जाम्पल होता है इसका, एक फेलोपियन ट्यूब, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फेलोपियन ट्यूब आपके एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ है, तो आप नहीं भी याद कर सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। वेरएज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। म्यूकस पासेस डाउन टू क्लियर इट। देखो मैंने क्या बोला था, म्यूकस के थ्रू जो है सब्सटेंस पास डाउन होता है और वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब क्या होगा, क्यूब लाइक होगा, आप देख सकते हो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लाइनिंग ऑफ किडनी एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स में एंड किडनी की लाइनिंग में, कहाँ पे, किडनी की लाइनिंग में और सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ डक्ट में क्यूबॉइडल टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अच्छा ये तो हमारा 3 एपिथेलियम हो गया। अब हमारा एक एपिथेलियम एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जब when a portion of epithelial tissue enfolds inside, बोलने का मतलब है ये जो मेरा एपिथेलियल टिश्यू है जिसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर टिश्यू, ठीक है, यही आउटर टिश्यू जो है अगर ये इनफोल्ड कर जाए कुछ कंडीशन में इनसाइड, ठीक है, यही एपिथेलियल टिश्यू, कोई और टिश्यू नहीं बन रहा है यहाँ पे, यही एपिथेलियल टिश्यू अगर इनसाइड इस तरीके से फोल्ड कर जाए तो उसी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो सकते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में सिर्फ बता दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया गया, बट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो बनता है। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू, पहला हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज जो दो बोन्स को या दो मसल और बोन को ज्वाइन करते हो, मतलब कनेक्टिविटी का काम करते हो, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर कोई ऑर्गन्स कनेक्टेड है या कुछ इस तरीके से, तो कनेक्टिविटी का काम अगर कोई करता है तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड रहता है, इनके सेल्स के बीच में जो है स्पेस काफी रहता है, इसलिए दे आर लूजली स्पेस्ड एंड इम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कोई भी सेल उसका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में,
इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं। बी लाइक जेली और फ्लूइड रिजिड, ऑब्वियस बात है कनेक्टिविटी का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई ये बोन है वो मसल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये बोन है, ये हमारा बोन है और ये मान लो ये मसल से कनेक्ट करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है इस दोनों के बीच में कोई ऐसा फ्लूइड चाहिए होगा या जेली लाइक सब्सटेंस चाहिए होगा जो इन दोनों को कनेक्ट करके रख सके। अगर हम कोई रिजिड चीज़ इन दोनों के बीच में डाल देंगे तो मूवमेंट नहीं होगा, राइट। तो अगर हम कोई बोन या मसल को कनेक्ट करें या बोन को ही कनेक्ट करें या कोई दो ऑर्गन को ही कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या जेली लाइक, हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई चीज़ हम टूट जाता है बीच से, ठीक है, तो उसको हम जब चिपकाने का कोशिश करते हैं तो हम क्या डालते हैं, गम ही तो डालते हैं ना। तो गम किस टाइप का होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो भी जेली लाइक होता है, फ्लूइड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। पहला कनेक्टिव टिश्यू जो आता है वो है कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, ठीक है। ब्लड भी कनेक्शन का ही काम करता है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा। कैसे, मैं बताती हूँ। ओके, देखो, ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अरे यार, called plasma in which red blood cells, white blood cells, blood platelets are suspended। suspended का मतलब ये कि वहाँ accumulate करके रख दिया गया है, ठीक है। हमारा जो ये ब्लड है उसके अंदर है ब्लड प्लाज्मा और इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमारा जो ये राइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स को सस्पेंड करके रखा जाता है। क्यों? रेड ब्लड सेल्स क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट का काम कराता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करवाता है, जितना भी फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में घुस जाता है उससे डिफीट करने में, उससे फाइट करने में हेल्प करता है। और क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। जब आपका ब्लड कम हो जाता है, ठीक है, जैसे डेंगू में क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गया है, जैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन जो आप कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ब्लड प्लेटलेट्स इसका काम करता है। तो इस तरीके से प्लाज्मा के अंदर ब्लड है, ये मेरा है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा है ये, ठीक है। इस प्लाज्मा के अंदर सारा जो कंपोनेंट्स है ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, सारा इस तरीके से अंदर में सस्पेंड करके रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। तो प्लाज्मा जो है उसके अंदर सिर्फ ये सब चीज़ नहीं, प्लाज्मा के अंदर और भी चीज़ें होती है, प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होता है और हार्मोन्स भी होता है। ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्ट फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल। ब्लड का जो काम है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट करना, और अगर कनेक्शन हो रहा है तो उसका कुछ तो काम होगा। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के जैसे वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, डाइजेस्टेड फूड, जो फूड आप खाते हो वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद क्या, हार्मोन का और वेस्ट मटेरियल्स, जो फूड आप खाते हो डाइजेस्ट हो गया वो रेक्टा के थ्रू निकलता है। तो ये सब का जितना का भी मूवमेंट है वो कौन करवाता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, नेक्स्ट है बोन। देखो, बोन क्या है, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बोन, अगर बोन नहीं रहेगा आपके बॉडी में तो तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे झुके हुए हो जाओगे। बोन के वजह से तुम क्या हो, स्टिफ्ट रह रहे हो। वैसे ही प्लांट टिश्यू में अगर रिमेंबर करोगे तो किसके वजह से प्लांट जो है वैसे स्टिफ रहता था, कौन से टिश्यू की वजह से, स्कैरेनकाइमा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप स्टिफ खड़े रह पा रहे हो तो वो किसके वजह से खड़े पा रहे हो, बोन की वजह से। तो बोन आपका क्या कर रहा है, एक तरीके से फ्रेमवर्क कर रहा है आपका बॉडी का, ठीक है, फ्रेमवर्क कर रहा है आपके बॉडी का, ओके। स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल। क्या तुम अपने बोन को ऐसे खींच के और फिर ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बोन को यहाँ पे बीच से ऐसे तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, कार्टिलेज के जैसा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, क्या चीज का बना हुआ होता है, बोन, कैल्शियम का और फॉस्फेट का। ये पॉइंट्स आपको याद करना है, एनसीईआरटी में अगेन मैं बोल रही हूँ हिस्ट्री की तरह दिया हुआ है।
पर जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें पॉइंट्स निकलने के लिए बोलेगा, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से करवा दिया है ताकि आपका काम थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू बोन। ठीक है, लिगामेंट क्या है? एक ऐसा टिश्यू जो बोन से बोन को कनेक्ट करता हो। ठीक है, हाँ, कनेक्ट्स टू बोन, बोन टू बोन, बोन टू बोन को अगर कनेक्ट करता हो कोई ऐसा टिश्यू, मान लो ये मेरा बोन है, ये भी मेरा बोन है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको मैंने क्या बोल दिया है? उसको मैंने बोला है लिगामेंट। ठीक है, टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। ऑब्वियस सा बात है, ये तो इलास्टिक हो गई क्योंकि दो बोन को बीच में कनेक्ट करके रखा है ना, तो देखो ना इलास्टिक है, इलास्टिक तो है ही बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिगामेंट। उसके बाद है टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स क्या करता है? टेंडन्स करता है बोन टू मसल, कोई भी ऐसा टिश्यू। ठीक है, मानो मेरा ये बोन है और ये मेरा मसल है। ठीक है, ये है मेरा बोन, ये है मेरा मसल। ठीक है, तो जो बोन और मसल को कनेक्ट करता हो वैसे को हमने क्या बोला हुआ है? टेंडन बोला हुआ है। फाइब्रस टिश्यू होते हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फाइब्रस स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ बहुत होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है लेकिन लिमिटेड। देखो ना, मान लो ये मेरा बोन है, ये ऊपर का लेयर है, मसल है, थोड़ा सा उठा पाओगे, उठेगा, पूरा इतना उठ जाएगा क्या? नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन बहुत थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कार्टिलेज। टिश्यू दैट हैज़ वाइडली स्पेस सेल। कार्टिलेज जो होता है उनके बीच का जो सेल दो तीन सेल ले लो, उनके बीच में जो स्पेस बोलोगे वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें तो स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देखो दो सेल है, इनके बीच में बहुत स्पेस देखने को मिल रहा है, दो तीन सेल के बीच में। तो ऐसे सेल जिनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का और शुगर का। स्मूथ देन बोन्स, स्मूदर देन बोन्स। ऑब्वियस बात है, कार्टिलेज है, मैंने क्या बोला? ऊपर टिप ऑफ द नोज में ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे फ्लेक्सिबल भी है लेकिन बोन टाइप का ही है लेकिन स्मूथ है। ठीक है, ईयर में भी, ठीक है, ईयर कैसे लटका हुआ है तुम्हारा? लटका हुआ तो नहीं है, फ्लेक्सिबल तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है, स्टिफ है लेकिन नॉट दैट स्टिफ। ठीक है, तुम उसको थोड़ा सा इस तरीके ऐसे 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 जब तुम करते हो कान घर में तो मम्मी कैसे ऐसे जोड़ के दो तीन थप्पड़ मारती है तो निचुड़ा जाता है ना तुम्हारा कान, क्योंकि उसके पास क्या है? कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रकिया एंड लैरिंग्स। ट्रकिया कहाँ होता है बच्चे? यहाँ होता है। ठीक है, लैरिंग्स में भी हमारा क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स। ठीक है, जहाँ से आपका साउंड निकलता है। उसके बाद ये एरोला, एडिपोस। कौन सा टिश्यू? एरोला टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। एरोला टिश्यू क्या है? एरोला फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व एंड बोन मैरो। कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? पाया जा रहा है बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ठीक है, तुम्हारा ऊपर का स्किन और उसके नीचे जो मसल है उसके बीच का जो टिश्यू है वो होता है एरोला। ऊपर का स्किन है ये तुम्हारा, ठीक है, और नीचे जो तुम्हारा मसल्स है, ठीक है, नीचे जो मसल्स है उसके बीच में जो टिश्यू है उसको हमने क्या बोला हुआ है? एरोला। ठीक है, फिल्ड स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प टू रिपेयर द टिश्यूज। ठीक है, कहाँ पे रहता है? इनसाइड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के इनसाइड में ऑब्वियसली होगा। ठीक है, क्या करता है? सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। तुम सोचो ना, आउटर तुम्हारा स्किन में और नीचे उसके मसल्स जो है उसके बीच में पाया जा रहा है, तो मसल्स किससे कनेक्टेड है? ऑर्गन से कनेक्टेड है, और आउटर स्किन किससे कनेक्टेड है? तुम्हारा आउटर एपिथेलियम से कनेक्टेड है। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन दोनों को फ्रेमवर्क कौन दे रहा है? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट कौन करके रख रहा है? एक तरीके से गमिंग कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? एरोला टिश्यू प्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद है एडिपोस टिश्यू। मैंने पहले ही बोला था कि तुम जब खाते हो तो बहुत सारा फैट जो है तुम्हारे बॉडी में जमा हो जाता है, तो उसको स्टोर करने वाली भी टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? एडिपोस टिश्यू। फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ पाया जाता है? इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। ठीक है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में, क्योंकि जब तुम खाते हो तो इंटरनल ऑर्गन्स में तुम्हारा फैट जमा होता है ना, तो वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद है सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट लोब्यूल्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है क्योंकि फैट को अक्यूमुलेट करता है तो फैट लोब्यूल्स ही होगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। लास्ट, नॉट दिस इज नॉट द लास्ट, बट फिर भी मस्कुलर टिश्यू। अब ऐसे टिश्यूज जो मसल्स में पाए जाते हो, ठीक है, मसल्स में पाए जाते हो, उनको हमने बोला है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल एंड कॉल्ड मसल फाइबर्स। अब देखो,
जब तुम मूवमेंट करते हो, मान लो मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया फिर ऐसे किया, ये मूवमेंट हुआ, ठीक है, हैंड्स का मूवमेंट हुआ। कैसे हुआ ये हैंड का मूवमेंट? मसल करवाया, ठीक है, मगर हुआ कैसे? मसल के अंदर पाया जाता है ये मसल फाइबर, ठीक है, डिटेल्स में नहीं बताया गया है, पर आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। मसल फाइबर होता क्या है, हमारे मसल के अंदर ना दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो दो टाइप के प्रोटीन है ना, ये एक्यूमुलेटेड रहते हैं एक फाइबर के अंदर, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो है ये एक फाइबर के अंदर रहते हैं और इसी फाइबर को हम बोलते हैं मसल फाइबर। ये एक्टिन और प्रोटीन जो है इन्हीं की मूवमेंट से, इन्हीं के एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से, ठीक है, एटीपी एक्सचेंज होता है अंदर में, थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ, ठीक है। हमारा जो मसल्स है उसके अंदर जो मसल फाइबर है उसके अंदर एटीपी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं हार्ट में, ठीक है। इधर डिटेल्स में तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं है जाने का, बट तुम्हें समझाने के लिए कि मसल फाइबर होता क्या है मैं इतना डिटेल में जा रही हूँ, ठीक है। एटीपी का एक्सचेंज होता है जिसके वजह से मसल फाइबर जो है वो मूवमेंट करवाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये जो मस्कुलर टिश्यू रहता है इसके पास इलोंगेटेड सेल्स है, मतलब लंबे लंबे सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड मसल फाइबर्स। मसल फाइबर क्या करवाएगा मसल टिश्यू के अंदर? मूवमेंट, ठीक है। मसल फाइबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, मैंने लिखा भी हुआ है कि मसल फाइबर जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, क्योंकि मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज। कौन सा एनर्जी? एटीपी के, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके बारे में। मोस्टली अटैच टू बोन एंड हेल्प इन दी बॉडी मूवमेंट। ऑब्वियस सा बात है, मसल फाइबर है, सब स्केलेटल मसल सबसे पहला है, ठीक है। स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब क्या होता है? स्केलेटल, स्केलेटल का मतलब क्या? हड्डी, बोन, राइट। तो ये किससे अटैच रहेगा स्केलेटल मसल? ऑब्वियस सा बात है बोन से ही रहेगा ना, ऑब्वियस सा बात है बोन से रहेगा। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि इट इज अटैच टू बोन एंड हेल्प्स इन दी मूवमेंट, ठीक है। सेल्स आर लॉन्ग, इसके सेल्स, अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से, इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिखा है। आप अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन खोलना और उसके बाद ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। उसका सेल्स कैसा होता है? लॉन्ग होता है। स्केलेटल मसल का सेल्स क्या होता है? इस तरीके से लॉन्ग देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग सेल्स होता है, ओके। सिलिंड्रिकल होता है, देखो सिलेंडर के फॉर्म में है ना, सिलिंड्रिकल के फॉर्म में है। अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड नहीं होता है, मतलब क्या? हर एक इंडिविजुअल सेल हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब क्या? मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियाई इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हैव लाइट एंड डार्क बैंड, मैंने अभी इससे पहले थोड़ा बताया था कि ये मेरा मसल फाइबर है, उसके अंदर दो प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि एटीपी का रिलीज करते हैं, एटीपी का एक्सचेंज करते हैं, जिसके वजह से होता है मूवमेंट। मैंने यही बताया था। ये जो एक्टिन और मायोसिन है यही है हमारा लाइट एंड डार्क बैंड। जो हमारा एक्टिन भैया है उनको हमने बोला हुआ है लाइट बैंड, जो हमारा मायोसिन भैया है उसको हमने बोला हुआ है डार्क बैंड, ठीक है। तो लाइट बैंड क्या होता है? एक्टिन, ठीक है, और डार्क बैंड क्या है? मायोसिन, ठीक है। ये हमारा लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, और क्या है? हैव स्टेटिएशन। स्टेटिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिएशन? स्टेटिएशन का मतलब होता है कि जो हमारा सिलिंड्रिकल सेल है उसके बीच में ब्रांचिंग किया हुआ है। ब्रांचिंग ऐसे तो नहीं है, पूरा प्रॉपर जो मेरा सेल है, एक ये सेल हुआ मेरा, ठीक है, एक ये सेल हुआ मेरा, इसमें ब्रांचिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन इन तीनों सेल के बीच में ब्रांचिंग किया हुआ है, मतलब कि इस तरीके से ब्रांचेस निकला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेटिएटेड, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स, दो टाइप के मसल्स होते हैं जिनको जानने, जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। व्हाट आर वॉलंटरी, व्हाट आर इनवॉलंटरी, दो टाइप के मसल्स के बारे में अभी हमको, दो टाइप के सेंसर्स के बारे में भी हमको पढ़ने को मिलेगा। पहला है वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब ऐसा एक्टिविटी होना जो आपके सेंसेस में हो रहा है, ठीक है, और जब आपको मन कर रहा है तभी आप कर रहे हो, आपका मन नहीं करेगा तो आप वो नहीं करोगे। जैसे कि मान लो मैं हाथ यहाँ से यहाँ उठा रही हूँ, मैं अपना बॉटल को ऐसे पकड़ के यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है, फ़ोन को पकड़ के उधर रख दे रही हूँ, तो ये सब मेरा मन कर रहा है तो ही हो रहा है। तो
तो ये सारे सेंसेस होते हैं आपके वॉलेंट्री मसल्स में। ऐसे मसल्स जो वॉलेंट्री काम करते हो, मतलब आप उनको बोलोगे कि तुम ये काम करो तब वो काम करेंगे, वैसे मसल्स को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो हमारे जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो बोन को कनेक्ट करते हैं, वो हमारे क्या है, वॉलेंट्री। अरे मुझे मन करेगा मैं यहाँ से कूद के वहाँ जाऊँ, ठीक है, मुझे मन करेगा मैं अपना थप्पड़ उठा के एक थप्पड़ मारूं तुम्हें, तभी तो मैं वो काम करूंगी ना, तो वो मैं अपने मन पे कर रही हूँ। तो ऐसे मसल्स जो, ऐसे ऑर्गन्स जो ऐसे मसल से कनेक्टेड है, वैसे मसल क्या हुए, वॉलेंट्री मसल्स हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरा मसल हमारा है स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या होता है, फाउंड इन द मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, contraction and relaxation of blood vessels and iris of eye in the waters bronchi of lungs. ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल, माउथ से लेके रेक्टम तक, माउथ, ट्रकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर एनस तक का जो हमारा सफ़र है, उस पूरे एक कनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मसल्स प्रेजेंट हैं उनको हमने क्या बोला हुआ है, स्मूथ मसल्स बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऑब्वियस सा बात है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर इसके अंदर प्रेशर नहीं होगा तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, और अगर प्रेशर है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी हो रहा होगा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू भी क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ एरिस ऑफ आई, ठीक है, एरिस ऑफ आई, आई का जो एरिस होता है उसमें भी कौन से मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। फिर क्या, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, फीमेल के यूट्रस में भी क्या है, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रोंकियो ऑफ लंग्स, लंग्स का ब्रोंक्यू, ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, इसके अंदर फर्दर ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड होकर एल्वलाई में बनाते हैं, एल्वलाई बनाते हैं। तो ये जो ब्रोंक्यूल है, ठीक है, इसके लाइनिंग में भी कौन सा प्रेजेंट रहता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके पास क्या रहेगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, अनस्टेटिएटेड मतलब क्या, अनस्टेटिएटेड मतलब क्या, ये ब्रांच तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना, एक सेल होगा सिर्फ इनके पास, एक मसल का एक सेल होगा, ब्रांच नहीं होंगे। स्पिंडल शेप, पहले मैं शेप पे जा रही हूँ, उसके बाद मैं इस पॉइंट्स को ये करूंगी। शेप, स्पिंडल शेप, इस तरीके का शेप रहता है इनका। ठीक है, यूनिडिक्लेटेड मतलब एक न्यूक्लियस सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा मिडिल में। ठीक है, और क्या, अनस्टेटेड, देखो ना यहाँ पे कहीं भी स्टेटेशन, कहीं भी ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, नहीं। ठीक है, इसलिए अनस्टेटेड। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि स्मूथ मसल जो है वो किस टाइप के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, अनस्टेटेड होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं। आपके एनसीईआरटी के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये पूछा गया है तीनों टाइप के मसल्स के बारे में, और उनका शेप पूछा गया है, न्यूक्लिएटेड कितने होते हैं वो पूछा गया है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल आप तुरंत वहाँ जाके लिख सकते हो, आपको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद है मसल्स ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, मसल्स ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, दोज आर द मसल्स ऑफ हार्ट। तो मतलब ऐसे मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसे मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट हो उनको हमने क्या बोला हुआ है, कार्डियक मसल्स बोला हुआ है। ठीक है, ऐसे मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट हो उनको हमने कार्डियक मसल्स बोला हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, ऑब्वियस बात है, आपका हार्ट कभी बीट करना रुकता है क्या, हमेशा लब डब साउंड होता है, वो हमेशा आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमेशा होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या, मैंने दो टाइप का मसल बताया, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री ऐसे मसल्स जो जब आप सिग्नल दोगे तब वो काम करेंगे, इनवॉलेंट्री ऐसे मसल्स जो आजीवन हमेशा काम करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो एक बार रुके तो फिर वो हमेशा के लिए रुक जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका हार्ट में जो भी फंक्शन हो रहा है वो कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है, एक बार अगर वो रुका तो वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो वैसे मसल्स क्या हो गए, इनवॉलेंट्री मसल्स हो गए। ठीक है, और कहाँ का क्या क्या है इसका शेप, सिलिंड्रिकल होते हैं, अगेन सिलिंड्रिकल, इस तरीके का सिलिंड्रिकल शेप होगा, ऑब्वियस बात है। ब्रांच्ड है मतलब यहीं से ब्रांचिंग निकला हुआ है। ठीक है, ब्रांच्ड है, देखो ना यहीं से ब्रांचिंग है। ठीक है, यहीं से ब्रांचिंग किया हुआ है, एक दूसरे से ज्वाइंट होके यहीं से ब्रांचिंग किया हुआ है। तो ऐसे मसल्स जो कि ब्रांच्ड हो, सिलिंड्रिकल हो, ब्रांच्ड हो, तो वो क्या हो गए, कार्डियक मसल्स हुए। और यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब क्या, एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक न्यूक्लिएट।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, इम्पल्स स्टिमुलाई करवाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में होगा, ऑब्वियस सा बात है। स्पाइनल कॉर्ड पीछे, एंड नर्वस, ठीक है। सारे जगह में क्या प्रेजेंट है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। सेल्स ऑफ दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है न्यूरॉन का, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ अभी, ठीक है। ये एक्सॉन है हमारा और इस तरीके से जो है निकला हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक न्यूरॉन है। मैं ऐसे एक रफ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नीचे बीच वाले को हमने बोला हुआ है साइटोप्लाज्म या सेल बॉडी, फिर ये हमारा डेंड्राइट्स है, ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, और ये हमारा सिम्प्टिकल नोब या फिर टर्मिनल नोब, जो भी आप बोलोगे वो है। तो ये बेसिकली एक न्यूरॉन है और यही जो है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जिसके वजह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे बॉडी में, स्टिमुलाई का ट्रांसपोर्टेशन, कि हमें ये करना है, अभी हमें ये खाने का मन कर रहा है, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे मारना है किसी को, ठीक है, या फिर मुझे अभी चोट लगा है, मुझे हीट मतलब मुझे में हीट लग रहा है मेरी बॉडी को, सारी चीज़ें ये इसी स्टिमुलस की वजह से होती है, इसी टिश्यू की वजह से होती है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ थोड़ा बहुत क्लियर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।